गुड मॉर्निंग। एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा में आपका फिर स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप सभी का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। आपकी वजह से हुए हैं। डेफिनेटली आप धन्यवाद के पात्र हैं। एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, टू द पॉइंट। इस टू द पॉइंट में हम पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो खास खास टॉपिक है, पूरे अध्याय की बात नहीं करेंगे। खास खास टॉपिक है जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, उसकी बात करेंगे। और इसके लिए हमने एक नया प्रयोग किया है। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहें वह इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें भेज सकते हैं। आपका इस टॉपिक को हमें 2-4 दिन लगेंगे तैयार करने में, लेकिन उसे यूट्यूब पे भेजने के लिए हम तैयार कर देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट बात करें अपन, आज का टॉपिक है टू द पॉइंट में जैव विविधता। जैव विविधता के साथ पढ़ेंगे अब इसकी परिभाषा के साथ प्रकार, रामसर क्षेत्र क्या है और प्रवाल भित्तियाँ क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक एक पॉइंट की बात करते हैं अपन। सबसे पहले जैव विविधता के बारे में ही बात करेंगे। जैव विविधता क्या होती है, मतलब ये टॉपिक वो कहीं कहीं आपके प्राकृतिक वनस्पति जो भी है उसमें काम आएगा। तो प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे साथ में ही अपन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैव विविधता। ये टॉपिक आपके प्राकृतिक वनस्पति में बहुत काम आएगा। ये रीट में भी है, पटवार में भी है, इसके साथ ही कांस्टेबल में भी। हर परीक्षा में प्राकृतिक वनस्पति पूछी जाती है। तो आज स्टार्ट करेंगे जैव विविधता। जैव विविधता होती क्या है, सबसे पहले उसकी परिभाषा की बात करें अपन तो जैव विविधता का मतलब समझ लें, कोई भी एक प्राकृतिक प्रदेश है। मान लीजिए कोई भी एक प्राकृतिक प्रदेश है, उस प्राकृतिक प्रदेश में कितने प्रकार के जंतु या जीव पाए जाते हैं उसकी बात करेंगे। एक प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली समस्त जंगली, इस समस्त जंगली के साथ समस्त पालतू, और इन पालतू के साथ बात करें अपन वहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी पादप हैं, तो समस्त जंगली जानवर, पालतू जानवर और पाए जाने वाले समस्त पादप हैं, इनकी प्रजातियों की बहुलता है। वही प्रजातियों की बहुलता है, वह किस नाम से जानी जाती है, जैव विविधता। और इसी जैव विविधता को अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये आपके आरएएस के लिए भी, प्रीलिम्स में भी बहुत काम आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये कहीं न कहीं काम आते हैं। अब ये बायोडाइवर्सिटी शब्द है, उस शब्द से संबंधित दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि ये शब्द बायोडाइवर्सिटी है, इसका प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया, और इसके साथ इसका संकल्पनात्मक प्रयोग मतलब कंसेप्चुअल यूज़ किसने किया, संकल्पनात्मक प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था। ये दोनों ही प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए, अपने आप को उच्चतर परीक्षाओं के लिए भी तैयार रखें, छोटे मोटे लेक्चर्स को ना पढ़ें, गंभीर अध्ययन करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले ये बायोडाइवर्सिटी शब्द है, उसका प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया था WG रोजेन ने। तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति था WG रोजेन, और संकल्पनात्मक प्रयोग करने वाला मतलब इसकी विस्तृत व्याख्या करने वाला व्यक्ति था E.O. विल्सन। दोनों अलग अलग नाम है, दोनों को आप ध्यान रखें, WG रोजेन और विल्सन। प्रयोग करने वाला व्यक्ति WG रोजेन है और संकल्पनात्मक प्रयोग कंसेप्चुअल यूज़ करने वाला व्यक्ति था E.O. विल्सन। आप इसके साथ साथ आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। इस लॉकडाउन में घर बैठे आपके लिए बहुत अच्छा प्रयोग हम करने जा रहे हैं। हम कोई छोटा मोटा कोई शॉर्टकट में कोई टॉपिक आपको नहीं बताएंगे, आपको बिल्कुल एक कक्षा का अनुभव कराएंगे जिसमें आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब ये तो हो गया अपना बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और उसकी परिभाषा की बात कर ली। अब अपन आगे बात करें बायोडाइवर्सिटी शब्द है, उस बायोडाइवर्सिटी शब्द के लिए अपन एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, यानी कि जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्तें। जैव विविधता अपन ने पढ़ ली क्या होती है, लेकिन होती कहाँ पे है, तो आवश्यक
शर्तें कौन कौन सी है जहां बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, इसको ध्यान से समझिएगा आवश्यक शर्तों को, क्योंकि कहीं कहीं ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप सी सेट प्रीलिम्स के क्वेश्चन कुछ देख सकते हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पे एक अर्थ बना रहा हूँ, पृथ्वी, इसको ध्यान से समझिएगा। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक भूमध्य रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, ये भूमध्य रेखा पाई जाती है। इस भूमध्य रेखा को अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, मतलब ये निम्नतर अक्षांश है। और जैसे 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 अपन जाएंगे ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ध्रुवों की ओर जाने पर उच्चतर अक्षांश है। ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने पर ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पे जाने पर ये दक्षिणी ध्रुव आ गया। और ये दक्षिणी ध्रुव है वह भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी उच्चतर अक्षांश है, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए, भूमध्य रेखा एक निम्नतर अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो उच्चतर अक्षांश है, उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उच्चतर अक्षांश है। अब जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्तों की बात करें तो 2 शर्तें हैं, उन दोनों शर्तों का पालन होता है तो ही वहाँ जैव विविधता पाई जाएगी। और यहाँ पे पहली शर्त है उच्चतम तापमान। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे साल भर उच्च तापमान पाया जाता है। और दूसरी आवश्यक शर्त है अत्यधिक वर्षा। जैव विविधता सर्वाधिक वहीं पाई जाती है जहां ये 2 शर्तों का पालन होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी के लिए 2 आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, तो उच्चतम तापमान और अत्यधिक वर्षा, ये दोनों आवश्यक शर्तें हैं। इन दोनों ही आवश्यक शर्तों को ध्यान रखना। अब ये पृथ्वी के इस नक्शे पर देखें अपन, तो ये दोनों ही शर्तें सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक तापमान भी रहता है, उच्चतम तापमान भी रहता है और या अत्यधिक वर्षा भी होती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पहला प्रश्न, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहाँ भी है या भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे 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 भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की ओर जाएं, उत्तरी ध्रुव की ओर, या भूमध्य रेखा से अपन जाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो जैव विविधता बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पे मैं पहला कंसेप्ट लिख रहा हूँ, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाएं तब क्या होगा, या फिर बात करें ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएं तब क्या होगा, दोनों स्थितियों में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो देखें, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, इन जैव विविधता की दोनों शर्तों का उल्लंघन होता है, अर्थात तापमान में भी कमी होती है और वर्षा में भी कमी होती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर जैव विविधता में हमेशा क्या होती है, कमी होती है, ये ध्यान रखें। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी होती है, जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा, इसको उल्टा कर दें तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएं तो जैव विविधता में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये जरूर ध्यान दें, दोनों तरफ चलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसी कंसेप्ट को मैं बदल दूं, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाएं तब क्या परिवर्तन पड़ता है, और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जाएं तो जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न पूछा गया था IAS 2011 में, इसको भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात करें अपन, दोनों स्थितियों में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये 2 स्थितियाँ तो अपन ने पढ़ ली। अब बात करें उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, मतलब उच्च अक्षांश कौन सा हुआ, ध्रुव, और निम्न अक्षांश कौन सा हुआ, भूमध्य रेखा। तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तक जाए तो जैव विविधता में वृद्धि होती है, और निम्न से उच्च की तरफ जाएं तो जैव विविधता में क्या होती है, तो निम्न से उच्च की तरफ जाएं उल्टा तो जैव विविधता में क्या होती है, कमी होती है। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं, जैव विविधता से रिलेटेड है। अब इसी कंसेप्ट को समझते हुए अपन 2 पॉइंट पे और डिस्कस करें, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। अब सर्वाधिक जैव विविधता की तो बात कर ली अपन ने, अब क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र अपन ने पढ़ लिए, लेकिन देश पूछे तो सर्वाधिक जैव विविधता कौन से वनों में पाई जाती है,
तो देशों की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील में पाई जाती है। ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा। और ब्राज़ील के बाद अपना नंबर आता है भारत का। सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील में और दूसरे नंबर पर भारत आता है। और ये प्रश्न भी याद रखना है, विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो विश्व की 7.5% टू 8% जैव विविधता है, वह भारत में पाई जाती है। आंकड़ों का खेल है। मुझे ये डेटा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं डेटा वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा लेता हूँ। अब इतनी बात कर ली अपन ने, जैव विविधता क्या होती है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। अब बात करेंगे विश्व जैव विविधता दिवस। ये भी आपको याद रखना है, अभी आएगा कुछ ही दिनों में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस है वह प्रति वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये अपन ने जैव विविधता की बेसिक कंसेप्ट की बात कर ली। अब जैव विविधता के अगले कंसेप्ट की बात करें अपन, तो वो अगला कंसेप्ट है जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता कितने स्तर तक पाई जाती है, मतलब किन किन फैक्टर्स का योगदान होता है, इसी के आधार पर जैव विविधता के स्तर निर्धारित किए गए हैं। जैव विविधता के स्तर निर्धारित करने के लिए 3 चीज़ें उपयोग में लाई जाती है। मतलब जैव विविधता किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, वही जैव विविधता के स्तर कहलाते हैं। तो जैव विविधता के स्तर में सबसे पहला आता है आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता के बाद दूसरा आता है प्रजाति जैव विविधता। इसको भी आप समझते रहेंगे, प्रजाति जैव विविधता। और तीसरा आएगा वह है पारिस्थितिक जैव विविधता। क्या मतलब होता है उसको भी समझेंगे अपन। पारिस्थितिक जैव विविधता। जैव विविधता कितने स्तर होते हैं? 3, आनुवंशिक, प्रजाति जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता। ये रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। आनुवंशिक जैव विविधता का मतलब क्या होता है? तो कोई जीव है, उसकी जाति में अचानक कोई परिवर्तन आ जाए उसकी आनुवंशिकता के कारण, जेनेटिक्स के कारण, तो यही आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। तो ऐसी जैव विविधता जिसकी उत्पत्ति आनुवंशिक कारणों से होती है, ऐसी जैव विविधता जिसकी उत्पत्ति आनुवंशिक कारणों से होती है, वह कहलाती है आनुवंशिक जैव विविधता। जैसे कि किसी जाति के जीन, या हो सकता है उसके क्रोमोसोम, किसी जाति के जीन या क्रोमोसोम है, उसमें अचानक कोई विपथन हो जाए, विपथन या अचानक कोई उत्परिवर्तन हो जाए, तो जीव की प्रजाति ही बदल जाती है। तो इस प्रकार से इस जैव विविधता को बोलते हैं आनुवंशिक जैव विविधता। अब प्रजाति जैव विविधता का मतलब क्या है? तो जीवित प्राणियों में विद्यमान, अभी जो जीवित है, अस्तित्व है, उनमें विद्यमान, जीवित प्राणियों में विद्यमान जैव विविधता। विद्यमान जैव विविधता, जैसे कि अपन बात करें, अभी जो वर्तमान में जितने भी जैव विविधता के समृद्ध क्षेत्र हैं, उसमें ये सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे कि बात करें विश्व में सर्वाधिक प्रजाति जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य रेखा के आसपास। और ये प्रश्न भारत के संदर्भ में भी पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक प्रजाति जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? तो मानसूनी प्रदेश जितने भी है या मानसूनी क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे सर्वाधिक प्रजाति जैव विविधता पाई जाती है। अब सर्वाधिक न्यून जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता सबसे न्यून, सर्वाधिक न्यून, इसको सर्वाधिक नहीं बोलेंगे, सबसे न्यून जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जो बर्फीले क्षेत्र हैं या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे प्रजाति जैव विविधता न्यूनतम पाई जाती है। और पारिस्थितिक जैव विविधता किसे कहते हैं? तो यह आ गया आपका पारिस्थितिक प्रणाली। पारिस्थितिक प्रणाली, जिस आवास में जिस प्रकार के जीव रह रहे हैं, उस पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर उनमें कोई विविधता आती है, तो कहीं न कहीं ये पारिस्थितिक जैव विविधता कहलाती है। और ये प्रश्न पूछा गया था कि पारिस्थितिक जैव विविधता किस पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक जैव विविधता किस पर निर्भर करती है? तो उस पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जल चक्र पर। जल चक्र यानी कि कितना जल उपलब्ध है उस जल चक्र पर निर्भर करेगी। तो तीनों पॉइंट हो गए। जैव विविधता के स्तर 3 होते हैं, आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक जैव विविधता। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जैव विविधता की ही। तो जैव विविधता के मानचित्रीकरण की,
मतलब जैव विविधता का मापन किस प्रकार से किया जाता है? तो जैव विविधता का मानचित्रीकरण को करने का सबसे पहला काम किया था पॉल विलियम्स। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। जैव विविधता के मापन के लिए सबसे पहला काम किया था पॉल विलियम्स। और पॉल विलियम्स के साथ दूसरा नाम आता है, वह है डिक वैन राइट। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। जैव विविधता का मापन या जैव विविधता का मानचित्रीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? पॉल विलियम और डिक वैन राइट। इन दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था। उस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन्होंने जैव विविधता के मानचित्रीकरण का प्रयास किया और उन्होंने पूरी जैव विविधता को 3 भागों में बांटा था। एक तो है अल्फा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता के बाद आता है बीटा जैव विविधता और तीसरा आता है गामा जैव विविधता। अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता। डिक वैन राइट ने उसको सबसे ज़्यादा जस्टिफाई किया था और ये वर्ल्ड मैप सॉफ्टवेयर वो पॉल विलियम ने बनाया था। अल्फा जैव विविधता किसे कहते हैं? तो एक क्षेत्र विशेष है, उसमें पाई जाने वाली जातियों प्रजातियों की कुल संख्या है, जितने भी जीव पाए जाएं एक क्षेत्र विशेष में, उनकी कुल संख्या को बोलते हैं अल्फा जैव विविधता। इसी कुल क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या, यहाँ जातीय शब्द यूज हुआ है, यहाँ प्रजाति होगा, प्रजातियों की कुल संख्या है, वह कहलाएगी बीटा जैव विविधता। फिर ध्यान रखें, यहाँ जातियों की कुल संख्या है, जबकि बीटा जैव विविधता में प्रजातियों की कुल संख्या। जैसे कि एक तितली है, ये तितली एक जाति है, लेकिन तितलियाँ हो सकती काली, पीली, कई प्रकार की तितलियाँ होती है। तो ये तितलियों के जो प्रकार है वो प्रजाति कहलाती है। इसलिए इसी को बोला जाता है संरचनात्मक जैव विविधता। संरचनात्मक जैव विविधता के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रजाति जैव विविधता, बीटा जैव विविधता। गामा मतलब क्या हो गया? तो जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, एक वास स्थल में पाई जाने वाली जितनी जातियां हैं और जितनी प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों के बीच अंतर संबंध है, उसी अंतर संबंध को कहते हैं गामा जैव विविधता। तो ये जैव विविधता के 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। ये केवल मानचित्रीकरण के लिए स्थापित किए गए थे और दोनों ही नाम आपको याद रखने, पॉल विलियम और डिक वैन राइट। अगली बात करें अपन, तो जैव विविधता के लिए कुछ विशेष टर्म यूज हुए हैं, उन टर्म की बात करेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता की बात कर ली अपन ने। अब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता अपन ने पढ़ ली थी। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर। फिर एक बार डिस्कस कर लें, भूमध्य रेखा पर ऊपर जाएं ध्रुवों की ओर तो कमी होती है, लेकिन मान लीजिए एक पर्वत है, उस पर्वत पे जैव विविधता की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये पर्वत के चोटी है और ये पर्वत के डाल हैं, मतलब ये उन्नत भाग है और ये निम्न भाग है। यहाँ पे बात करें तो चोटियों पे सर्वाधिक जैव विविधता नहीं पाई जाती, हमेशा पर्वतों के डालों पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। पर्वतों की चोटियों पर नहीं पाई जाती है, पर्वतों के ढालों पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब जैव विविधता से रिलेटेड एक एक चीज़ की बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें सर्वाधिक पूछी जाती है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है? प्रवाल भित्तियाँ और प्रवाल भित्तियों का जैव विविधता से क्या संबंध है? इनको बोला जाता है कोरल रीफ्स। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो जानते हैं, कोरल रीफ्स के नाम से भी जाना जाता है। अब कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है तो इसका वर्णन करें अपन तो समुद्री जीव है। प्रवाल भित्तियाँ हमेशा समुद्रों में पाई जाती है और इसका निर्माण होता है समुद्री जीवों से। और समुद्री जीवों से बात करें तो समुद्री जीवों का जो कवच होता है, अधिकतर कवच युक्त प्राणी होते हैं, उनका कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जितनी भी प्रवाल भित्तियाँ हैं वह किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अब ये प्रवाल भित्तियाँ हैं, उसकी बात करें अपन तो इनको एक नाम दिया गया है समुद्रों के वर्षावन। ये प्रश्न भी पूछा गया है,
प्रवाल भित्तियों को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रों के वर्षावन के नाम से जाना जाता है। और जब समुद्रों के वर्षावन की बात करें तो समुद्रों में सर्वाधिक जैव विविधता, समुद्रों में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? प्रवाल भित्तियों में पाई जाती है। तो इस प्रवाल भित्ति की बात कर ली, समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता समुद्रों में यहीं पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है द ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ। और ये ग्रेट बैरियर रीफ है वह कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। अब बात करें अगली, तो ये भारत में भी आपने प्रवाल द्वीपों के नाम सुने होंगे जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, अंडमान निकोबार। तो ये प्रवाल द्वीप हैं, उनका निर्माण कहीं न कहीं प्रवाल भित्तियों से हुआ है। आपने राम सेतु का नाम सुना होगा, राम सेतु भी अपने आप में एक प्रवाल भित्ति है। मतलब ये एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक दीवार बन जाती है समुद्रों के अंदर, यही कहलाती है प्रवाल भित्ति, कोरल रिफ्स कहते हैं। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आता है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, वह है रामसर क्षेत्र। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रामसर क्षेत्र क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। तो रामसर क्षेत्र है, यह हमेशा दलदली भूमियों में पाए जाते हैं। मतलब ऐसे स्थान जहाँ पे हमेशा पानी रहता है वह दलदली भूमियों में पाए जाते हैं। दलदली भूमि पाए जाने के कारण यहाँ पे जो वन होते हैं उन वनों को नाम दिया गया है मैंग्रोव वन। ये रामसर क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रामसर क्षेत्र भी कहते हैं दलदली भूमि में पाए जाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया है आर्द्र भूमियाँ। इन्हें आर्द्र भूमियों के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं आर्द्र भूमियों को कहा जाता है वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, वेटलैंड्स। तो इतने नाम हो गए, रामसर क्षेत्र, दलदली भूमियाँ, आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड्स भी कहा जाता है। यह प्रकृति के सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र के निर्धारक है, इसलिए इनको दो नाम और दिए गए हैं, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। ये ज़रूर ध्यान रखें, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। ये उपमा किसको दी गई है? आर्द्र भूमियों को ही दी गई है। साथ में दूसरी उपमा दी गई है किडनीज ऑफ लैंडस्केप, यानी कि प्रकृति के गुर्दे। प्रकृति के गुर्दे भी इसी को कहा जाता है। ये दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट या प्रकृति के गुर्दे। इसमें पाए जाने वाले वन हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं? मैंग्रोव वन के नाम से जाने जाते हैं। अब इसी रामसर क्षेत्र नाम की बात करें तो 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का रामसर शहर है, वहाँ पे इनको बचाने के लिए एक समझौता हुआ था। इसी समझौते के नाम के आधार पर इसे रामसर क्षेत्र कहा गया। रामसर क्षेत्र क्यों कहा गया? तो ये समझौता रामसर में हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। और इसकी 16वीं सालगिरह हुई थी 2 फरवरी 1997। 2 फरवरी 1997 को इसकी 16वीं वर्षगांठ पर यहाँ से एक दिवस मनाना शुरू हुआ, वह है विश्व रामसर क्षेत्र दिवस, या फिर कह सकते हैं आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को प्रतिवर्ष। और कब से मनाना शुरू हुआ? तो 2 फरवरी 1997 से मनाना शुरू हुआ। अब इसकी बात करें अपन तो ये बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी हो गए, यह प्रकृति के गुर्दे भी हो गए। इसके साथ साथ क्या क्या इनको उपमाएं दी गई है? तो सर्वाधिक पक्षी होते हैं वह यहीं पे पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक पक्षी है। तो कहीं न कहीं जितने भी पक्षी अभ्यारण्य हैं वह रामसर क्षेत्रों में ही स्थित है। अधिकतर पक्षी अभ्यारण्य हैं वह विश्व के रामसर क्षेत्रों में स्थित हैं। भारत में कुल कितने रामसर क्षेत्र हैं भारत में? तो पहले 6 थे, अब रामसर क्षेत्र अधिसूचित हुए हैं, वह है 37 रामसर क्षेत्र हैं।
और राजस्थान में कितने रामसर क्षेत्र हैं? तो राजस्थान में 3 कहे जाते हैं, लेकिन सरकार की अधिसूचना में केवल 2 ही हैं, जिसमें राजस्थान में एक रामसर क्षेत्र है सांबर झील, और सांबर झील के बाद दूसरा है केवलादेव, जिसको कहते हैं घना पक्षी विहार केवलादेव, और तीसरा प्रस्तावित है पिछोला। पिछोला अधिकतर गाइड में पिछोला का नाम आता है। 3 रामसर क्षेत्र हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के गजेट नोटिफिकेशन में सांबर झील और केवलादेव का ही नाम आता है। तो भारत में रामसर क्षेत्रों की संख्या 37 है, जबकि राजस्थान में केवल कितने रामसर क्षेत्र हैं? 2 ही है। ये रीट लेवल 1 में पूछा गया था सांबर झील और केवलादेव के बारे में। रामसर क्षेत्र की बात कर ली। अब जैव विविधता से रिलेटेड एक टर्म और आती है, वो है हॉटस्पॉट। जैव विविधता के हॉटस्पॉट, और इसी हॉटस्पॉट को एक नाम दिया गया है हिंदी में उष्ण तप्त स्थल। उष्ण तप्त स्थल, उष्ण तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहते हैं इसको। यहाँ पे इसका अर्थ समझ लें। वास्तव में ये हॉटस्पॉट वर्ड है वो समुद्रों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होता था। पहले फ्रांस में ये समुद्रों की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए हॉटस्पॉट वर्ड यूज़ होता था, कोई घुस नहीं आए। लेकिन हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? तो ऐसे जगह वहाँ पे जहाँ जातियों की पर्याप्तता है, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, पर्याप्तता है। इस पर्याप्तता में स्थानीय जातियाँ भी पाई जाती है, स्थानीय जातियों की भी अधिकता है, लेकिन कहीं न कहीं मानव हस्तक्षेप के कारण इनके अस्तित्व पर क्या आ गया है? संकट आ गया है। मतलब ऐसे जैव विविधता के क्षेत्र जिन पर संकट के बादल छाए गए हैं वही कहलाते हैं हॉटस्पॉट कहलाते हैं। और इस टर्म को सबसे पहले यूज़ करने वाला व्यक्ति था नॉर्मन मायर्स। हॉटस्पॉट वर्ड का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। और इस नॉर्मन मायर्स के अनुसार ये सभी चीज़ें आगे बढ़ती रही। अब विश्व में कितने हॉटस्पॉट है? विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं? तो मैं अलग अलग व्याख्या कर रहा हूँ। विश्व में हॉटस्पॉट की कुल संख्या है एनसीईआरटी की बुक के अनुसार 34 हैं, लेकिन अभी 36 भी बताए गए हैं। अब भारत में बात करें तो भारत में कितने हॉटस्पॉट है? तो एनसीईआरटी की बुक के अनुसार भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 2। यानी कि जहाँ की जैव विविधता संकट में है वह दोनों हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो एक है वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, और दूसरा है पूर्वी हिमालय। यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है, लेकिन कहीं न कहीं मानवीय हस्तक्षेप के कारण यहाँ पे जैव विविधता में संकट आ गया है। जैसे कि ये भारत का नक्शा है तो पश्चिमी घाट यहाँ पे है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी हिमालय जो म्यांमार तक फैला हुआ है। और इसके बारे में पूछा गया था पश्चिमी घाट के बारे में कि एक संकटग्रस्त बंदर है मेकाक बंदर, ये 9th या 10th की बुक में भी है मेकाक बंदर। ये मेकाक बंदर है वो कौन से हॉटस्पॉट में पाया जाता है? तो मेकाक बंदर कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट के हॉटस्पॉट पर पाया जाता है। तो ये जैव विविधता से रिलेटेड कुछ स्पेशल टर्म्स थी, इसको आप ज़रूर समझ लें। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कल दूसरे टू द पॉइंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। यही प्राकृतिक वनस्पति की शुरुआत भी माना जाता है। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।